माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे सर BHDC 102 का वीडियो लाइए, BHDC 102 का। सो देखिए आपके डिमांड पे कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये आपका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल तक। और देखिए ये आपका मोस्ट क्वेश्चन आंसर है किसके अकॉर्डिंग, 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। 5 इयर्स PY के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है। जो स्टूडेंट्स जून में एग्जाम अभी देने वाले हैं और दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट दिसंबर 2026 में देंगे, आप दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को सही से देख लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा। आप न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं इंस्टा में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। क्या कह रहा हूँ कि भाई ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझाना है। और इनमें ना वीडियो को देखते हुए, मतलब बुक को रीडिंग करते हुए मैं आपको समझा दूंगा डायरेक्टली। रीडिंग करते हुए इसको हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, मजा भी आएगा। और सभी क्वेश्चंस जो है कि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ BHDC 102 का, दिसंबर 2025 का, यानी कि कुछ महीने पहले जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर 2025 में, उनका क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। वहां से हम लोगों को पैटर्न पता चलेगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब पता चलेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जो एग्जाम होता है 2 बार में होता है। जो स्टूडेंट जनवरी में एडमिशन लेते हैं उसका एग्जाम दिसंबर में होता है, और जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम जून में होता है, जो अभी हो रहा है। सो स्टूडेंट दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था BHDC 102 का, उनका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार का हमारा पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स आपका है BHDC 102 का, देखिए दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर, हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। ये जो इतिहास है किस काल का इतिहास है, ये ध्यान रखना, ये आधुनिक काल का इतिहास है। और देखिए स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम होता है आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। और नोट देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों की आपको क्या करना, उत्तर देना है। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिन उनमें सिर्फ 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, नवजागरण के उदय की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, 20 मार्क्स मिले हैं। हर क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छायावाद की शिल्पगत विशेषताओं की विवेचन कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स। 4 नंबर में है, प्रमुख उत्तर छायावादी कवियों का परिचय दीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रगतिशील काव्य धारा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए, इसमें भी आपका 20 मार्क्स। 6ठा नंबर में है, प्रयोगवाद की भाषा शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसमें आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें दशक के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का क्या कीजिए, परिचय दीजिए, 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रसाद जी के नाटक पर क्या करिए, निबंध लिखिए, ये भी 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टिप्पणी दिए हुए हैं, जिसमें दो ही टिप्पणी का जवाब देना है, 20 मार्क्स के। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप टिप्पणी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। जितने भी आपको टिप्पणी दिख रहे हैं इनमें से केवल 2 बनाने हैं, और 2 बनाने से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आपने क्या देखा, 9 क्वेश्चंस हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें से आपको चूज करके जो सबसे बेस्ट लगे वहां से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना अच्छा है ना। और मैंने जो अपने नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस लिया है वहीं से आपको 5 क्वेश्चंस तो दिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास में, इसमें हम लोगों को आधुनिक काल के बारे में क्या समझने को, सीखने को मिलता है, ठीक है। क्या इसमें सीखेंगे, आखिर इसमें क्या हुआ है, कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई है, तो ये सब हमें इसमें देखना है। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल की बात अगर करें, तो यह समय लगभग 1850 से अभी तक माना जाता है। ये आधुनिक काल कब माना जाएगा, 1850 ईस्वी से लेके अभी वर्तमान समय तक, ठीक है। अभी के वर्तमान काल तक माना जाएगा, ठीक, माना जाता है। इस काल में जो है कि भाषा, वस्तु, शैली, साहित्यिक चेतना में बड़े परिवर्तन देखने को मिले। आधुनिक काल को मुख्यतः गद्य के विकास, राष्ट्र चेतना, सामाजिक सुधार और नई साहित्यिक विद्याओं के उदय का काल कहा जाता है। ये आधुनिक काल को समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, और
आधुनिक काल के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे कि मानो आधुनिक काल मैंने आपको बताया कि 1850 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहे हैं, ठीक है? अभी तक चल रहे हैं, ठीक है? अभी के वर्तमान टाइम तक चल रहे हैं, ठीक है? तो अभी 2026 तक के बाद अगर यहाँ पर देखें, तो वैसे वर्तमान काल को हम लोग देखिए ज़्यादातर कितना 2000 तक में इसको देखेंगे, है कि नहीं? कितना 2000 तक में इसको देखेंगे, तो देखिए 1850 से लेके अगर यह काल को अगर हम बाँटे इसमें, तो इसमें एक 1850 के समय में एक काल होता है भारतेंदु काल। कौन? भार भारतेंदु भारतेंदु काल, ठीक है? तो ये काल जो हमारा होता है वो 1850 से लेके 1850 से लेके 1900 तक का समय होता है इसमें। इस काल में क्या होता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है, खड़ी बोली का इसी समय विकास होता है, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार इस समय होता है भारतेंदु काल में, और पत्रकारिता एवं नाटक का भी विकास होता है ये भारतेंदु काल में। इसमें प्रमुख साहित्यकार आए जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें रचनाएँ की गई थी अंधेर नगरी, चौपट राजा, है ना? भारत दुर्दशा। उसके बाद ये भारतेंदु काल आपको ध्यान रखना है 1850 से 1900। उसके बाद फिर आया आपका द्विवेदी युग, है ना? द्विवेदी युग आया, और ये जो युग है स्टूडेंट्स वो है 1900 से लेके 1920 तक का समय को द्विवेदी युग कहते हैं। इस समय भाषा का शुद्ध एवं परिमार्जित रूप आया, उस भाषा को और सरल और शुद्ध बनाया। राष्ट्रभक्ति इस समय जग रहा था, नैतिकता जाग रहा था इस समय। निबंध, आलोचक और कविता का इस समय विकास हुआ। और इस समय कौन कौन थे प्रमुख साहित्यकार? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय थे। इस समय भारत भारती और प्रिय प्रवास ये सब रचनाएं हुए थे। उसके बाद जस्ट 1920 के बाद आता है हमारा छायावाद युग, ठीक है? कौन सा युग? छायावाद। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स छायावाद युग। इसको कब कब का माना जाता है? 1920 से लेकर 1938 के टाइम पीरियड को हम लोग छायावाद युग कहते हैं। इसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य और आत्मानुभूति देखने को मिलता है। इस समय काव्य में कल्पना और भावुकता दिखाई दिया। हिंदी कविता का यह खास करके छायावाद युग जो है कि स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें 4 प्रमुख स्तंभ दिखने को आपको मिलेंगे। जयशंकर प्रसाद, है ना? इस युग में ये कवि सुमित्रानंदन पंत, कवि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आपको दिखेंगे। इस समय कामायनी, यामा, पल्लव, ये सब आपके रचनाएं हुई। उसके बाद आता है प्रगतिवाद, ठीक? तो 1936 के बाद फिर आया आपका प्रगतिवाद। यही सब आपका है। अब हम लोग इसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझते हैं क्वेश्चंस को देखते हुए। ध्यान से समझना, हेडफोन ले लीजिए और एक शांत माहौल में बैठिए, शांति से समझिए। अगर शांति से ध्यान से समझेंगे तो मैं रीड करते ही समझा दूंगा अभी, है ना? ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करने जाऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन का आंसर जो मैंने लिया है बहुत इजी लैंग्वेज में लिया है। सो आपको ध्यान से समझना है, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, खड़ी बोली गद्य के विकास का परिचय दीजिए। गद्य के विकास का क्या कीजिए स्टूडेंट्स? परिचय दीजिए। समझते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण है। खड़ी बोली मूलतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की क्या है बोली रही है, जिसे बाद में साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया गया। प्रारंभ में हिंदी साहित्य में ब्रज और अवधी जैसी बोलियों में ही काव्य और गद्य रचनाएं की जाती थी, परंतु 19वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण खड़ी बोली का क्या हुआ विकास तेजी से हो गया। ये सब परिवर्तन से, और फिर 19वीं सदी में जो जब अंग्रेजी शिक्षा आए, है ना, छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस आए, इनके आगमन और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने खड़ी बोली गद्य को और भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने इसे साहित्यिक रूप का कार्य किया, है ना? खड़ी बोली का। तो भारतेंदु युग को खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण काल माना जाता है, ठीक है? तो भारतेंदु युग को ही क्या माना जाता है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण काल माना जाता है। समझ रहे हैं ना?
उसके बाद जहाँ निबंध, नाटक, पत्रकारिता और आलोचना जैसे नए रूप विकसित हुए। उसके बाद द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का को व्याकरणिक रूप मतलब शुद्ध रूप इन्होंने दिया। इससे शुद्ध रूप से परिष्कृत किया और मानकीकृत किया। इस काल में गद्य अधिक सरल, स्पष्ट और विचार प्रधान बन गया। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ साहित्य में सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वतंत्रता और आधुनिक विचारों का इसमें समावेश हुआ। आधुनिक काल में प्रेमचंद जैसे लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को जनसाधारण की भाषा बना दिया। उन्होंने उपन्यास और कहानी के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को क्या किया, स्वयं उजागर किया, है ना। इस प्रकार खड़ी बोली गद्य ने हिंदी साहित्य को क्या किया, एक सशक्त, वैज्ञानिक और आधुनिक रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विवेदी युगीन राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो द्विवेदी युग, अभी हमने आपको बताया था द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कब का माना जाता है भाई? इस काल को भाई लगभग 1900 से लेकर 1920 तक माना जाता है। 1918 लिखा है बट 1920 तक द्विवेदी काल चलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल यह माना जाता है। इस युग की राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि ने साहित्य को गहराई से क्या किया भाई, प्रभावित किया। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो द्विवेदी युग ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का समय था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय जनता में असंतोष बढ़ गया। अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियां, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक कठोरता के कारण राष्ट्रीय चेतना भी तेजी से विकसित हो रही थी। इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1850 में मुंबई में, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप दिया। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं ने स्वराज की भावना को क्या किया, इसी समय मजबूत किया। इस राजनीतिक वातावरण ने साहित्यकारों को भी राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जागरूकता की ओर प्रेरित किया। सामाजिक पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस युग में भारतीय समाज कई कुरीतियों से ग्रस्त था। ठीक है, कुरीतियां मतलब संकट, तो जैसे कि बाल विवाह, जातिवाद का संकट, अंधविश्वास का संकट, है ना। तो अशिक्षा का, स्त्रियों की दयनीय स्थिति का संकट झेल रहे थे। इस समय समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव बढ़ रहा था। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे संगठनों ने सामाजिक सुधार की दिशा में कार्य किया। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों में आधुनिक विचारों का विकास हुआ। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक समानता जैसे मुद्दे चर्चा का विषय बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस समय हिंदी भाषा को शुद्ध, सरल और व्याकरणिक रूप से क्या किया, सशक्त बनाने का प्रयास किया, कार्य किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्यकारों को क्या किया था, नई दिशा दी और सामाजिक सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छायावाद की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है जिसका विकास लगभग 1918 या फिर 1920 भी बोल सकते हैं, 1920 से 1936 के बीच माना जाता है। इसकी पृष्ठभूमि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक साहित्यिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो छायावाद का उदय उस समय हुआ जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से फैल रहा था, है ना। जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, युद्ध हो रहा था स्वतंत्रता के खिलाफ, है ना, अंग्रेजों से, तो उसी समय ये हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद भारतीय जनता में असंतोष और जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के कारण लोगों में स्वाधीनता की भावना प्रबल हो रही थी। असहयोग आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की जिसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस काल में भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी। परंपरागत रूढ़ियां, जातिवाद और सामाजिक बंधन लोगों को असंतुष्ट कर रहे थे। शिक्षित वर्ग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की भावना विकसित हो रही थी।
स्त्री पुरुष समानता, मानवतावाद और आधुनिक विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था। साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें तो द्वितीय युग की कविता मुख्यतः उपदेशात्मक नीतियों, उपदेशात्मक, नैतिक और सामाजिक सुधार पर आधारित थी। उसमें भावनात्मक की कमी और शुष्कता अधिक थी। इसी कारण ऐसे काव्य की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें भावनाएं, कल्पना, सौंदर्य और आत्मानुभूति को स्थान मिले। पश्चिमी रोमांटिक साहित्य और बंगला साहित्य का भी प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ा, जिससे नवीन भावधारा का क्या हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखा है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस समय भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और रहस्यवाद का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। आत्मा, प्रकृति और ईश्वर के बीच संबंध को नई दृष्टि से देखे जाने लगे। प्रकृति को केवल बाह्य वस्तु न मानकर उसे संवेदनात्मक रूप में देखा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। उत्तर छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। कब उत्तर छायावादी कविता, भाई इसको भी समझते हैं ना। उत्तर छायावादी कविता क्या? तो उत्तर छायावादी कविता 1936 के बाद माना जाता है। इस समय हिंदी साहित्य में एक नई यथार्थवादी, सामाजिक और विचार प्रधान प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई है ना। रूप में क्या हुई भाई, विकसित हुई। कौन चीज? छायावादी कविता हिंदी साहित्य में एक नई यथार्थवाद, सामाजिक और विचारधारा जो है प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई। छायावाद की भावुकता, कल्पनाशीलता और रहस्यात्मकता के स्थान पर इसमें इसमें जीवन का यथार्थ, मतलब सच्चाई, सामाजिक समस्याएं और मानव चेतना इसमें अधिक मुखर हुई। यथार्थवाद और सामाजिक चेतना के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस काल की कविता में समाज की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, शोषण, असमानता और वर्ग संघर्ष का चित्रण मिलता है। कवियों ने जीवन के कठोर यथार्थ को अपनाया। उदाहरण के लिए नागार्जुन की कविताओं में ग्रामीण जीवन को पीड़ा और किसान की स्थिति का सजीव चित्रण मिलता है। नेक्स्ट आपका प्रगतिवादी दृष्टिकोण। उत्तर छायावादी विकास कविता में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें श्रमिक वर्ग और शोषित समाज के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई। केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जैसे कवियों ने श्रम और किसान जीवन को काव्य का विषय बनाया। प्रयोगवाद और नई अभिव्यक्ति शैली के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रवृत्ति में भाषा, शैली और विषय वस्तु में नए प्रयोग किए गए। अज्ञेय ने तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवादी कविता को आगे बढ़ाया। इसमें व्यक्ति की आंतरिक अ, अनुभूतियों और मानसिक छंद को प्रमुखता दी गई। मानवतावाद और अस्तित्व बोध। उत्तर छायावादी कविता में मनुष्य के अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और उसकी आंतरिक जिज्ञासाओं पर बल दिया गया है। इसमें व्यक्ति को केंद्र में रखकर जीवन के अर्थ की खोज की। भाषा और शैली में सरलता। इस युग की कविता में सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ। अलंकारों को देखा गया, मतलब कि अच्छे से जो बनाए गए कविता, उस समय कविताओं को में एकदम अलग सा अलंकार यूज किया ताकि लोगों को, पाठक को बहुत अच्छा लगे, है ना, पढ़ने में मजा आए। कृत्रिमता से बचते हुए सीधी और प्रभावशाली अभिव्यक्ति अपनाई गई। ठीक, क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रगतिशील काव्यधारा की विशेषताएं को बताइए। तो प्रगतिशील, ध्यान समझिए, प्रगतिशील काव्यधारा हिंदी साहित्य की एक ऐसी आधुनिक प्रवृत्ति है जिसमें समाज के यथार्थ जीवन, मतलब सच्चाई, है ना, सच्चाई जीवन और उसके संघर्षों की क्या की गई है, प्रमुखता दी गई है। यह काव्यधारा 1930 के बाद ठीक है, देखने को मिला, विकसित हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य साहित्य को समाज में
ना क्या उद्देश्य था इसका कि साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाना। इस काव्य धारा की सबसे प्रमुख विशेषता यथार्थवाद है, मतलब सच्चाई, जिसमें जीवन की सच्चाई को बिना किसी आदर्शीकरण के प्रस्तुत किया गया है। कवियों ने समाज में व्याप्त गरीबी, समाज की गरीबी को देख के, शोषण को देख के, भूखमरी को देख के और असमानताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। इसके साथ इसके साथ ही इसमें सामाजिक समानता की भावना भी दिखाई देती है, जहां जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव का विरोध किया गया। प्रगतिशील कविता में किसान और श्रमिक वर्ग के जीवन को विशेष स्थान दिया गया। उनके संघर्ष, पीड़ा और मेहनत को काव्य का विषय बनाकर उन्हें साहित्य में सम्मान दिलाने का प्रयास किया गया। इस काव्य धारा में क्रांतिकारी चेतना भी देखने को मिलती है, जो शोषणकारी व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाती है और समाज में परिवर्तन की प्रेरणा देती है। इसके अतिरिक्त इस काव्यधारा पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें जिसमें समाज को आर्थिक दृष्टि से समझा गया है और वर्ग संघर्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। भाषा की दृष्टि से इसमें सरल, सीधी और जनसुलभ शैली अपनाई गई है, जिसे आम जनता तक इसकी पहुंच हो सके। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। नई कविता लगभग 1950 के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। तो नई कविता 1949 लगभग 1950 के बाद की अगर बात किया जाए, तो ये नई नई कविता हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य धारा है। तो भाई इस समय जो भी कविताएं हैं 1950 के बाद, ये एक साहित्य की आधुनिक काव्य धारा कहा गया, जिसमें परंपरागत भावुकता को देखा गया, छायावादी सौंदर्य बोध के स्थान पर जीवन का यथार्थ देखा गया। ठीक है। और इस व्यक्ति की जटिल मानसिकता और आधुनिक समाज की समस्याएं प्रमुख रूप से व्यक्त हुई इसमें। नई कविता की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति व्यक्तिवाद और अस्तित्व बोध है। इसमें कवि अपने भीतर झांक कर जीवन के अर्थ, अकेलेपन और आत्म खोज को व्यक्त करता है। आगे की कविताओं में यह प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। कवि आधुनिक समाज की समस्या जैसे बेरोजगारी, शहरी जीवन का तनाव और मूल्यहीनता को उजागर करते हैं। मुक्तिबोध की कविता इसका अच्छा क्या है वही उदाहरण है। नई कविता में आधुनिक जीवन की जटिलता और तनाव को भी प्रमुखता दी गई। इसमें जीवन की भाग दौड़ और मानसिक द्वंद्व को प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया गया। इसकी एक अन्य विशेषता प्रतीकात्मकता और बिंबात्मकता है, जिसमें कवि सीधे कहने के बजाय प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करता है। भाषा की दृष्टि से नई कविता में सहज बोलचाल और की भाषा और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया, जिससे अभिव्यक्ति अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली बनती है। थर्ड नंबर में है समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। समकाल मतलब वर्तमान काल के टाइम की बात कर रही है यहाँ पे। समकालीन हिंदी कविता मतलब कि लगभग 1970 के बाद, तो भाई लगभग 1970 के बाद का समय को तो वर्तमान काल के समय में मानेंगे, है कि नहीं? तो बाद मतलब अभी भी आ गया ना। तो इस समय आधुनिक जीवन की जटिलताओं, सामाजिक परिवर्तन और व्यक्ति की बदलती मानसिकता को व्यक्त करने वाली काव्यधारा, ये काव्यधारा समकालीन हिंदी कविता कहला रहा है। तो ये काव्यधारा है, ये समकालीन हिंदी कविता। इस कविता में पारंपरिक विषयों की तुलना में वर्तमान समय की समस्या और अनुभव अधिक प्रमुख है। तो इस समय क्या हुआ, पहले के समय को छोड़ते हुए नया समय में जो भी समस्या देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम किया गया इसमें। ठीक, उसके अकॉर्डिंग कविताएं बनाई गई। इसकी इसकी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। ये भी सच्चाई को दिखा रहे हैं, जिसमें समाज की सच्चाई जैसे कि भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विषमता का चित्रण मिलता है। कवि जीवन के कठोर यथार्थ को बिना किसी आदर्शीकरण के प्रस्तुत करते हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति आम जनजीवन और हाशिए के वर्गों की अभिव्यक्ति है। इसमें गरीब, मजदूर, किसान और स्त्रियां और शोषित वर्गों की समस्या को काव्य का विषय बनाया गया। समकालीन कविता में व्यक्तिवाद और आत्म अन्वेषण भी दिखाई देता है। कवि अपने अनुभवों, अकेलेपन और मानसिक द्वंद को व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इसमें प्रयोगशीलता और नई भाषा शैली का विकास हुआ। कवि मुक्त छंद, बोलचाल की भाषा और नए बिंबों का प्रयोग करते हैं, जिससे कविता अधिक प्रभावशाली बनती है। और एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति प्रतिरोध और विरोध की चेतना है, जिसमें कविताएं सामाजिक अन्याय और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, नई कहानी के स्वरूप और विकास का विवेचन कीजिए। तो ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है यहाँ पर भैया। आपके एग्जाम में दिखने वाले क्वेश्चन सभी हैं। नई कहानी हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण आधुनिक गद्य विद्या है, जिसका विकास कब हुआ? 1950 के बाद हुआ। यह परंपरागत कहानी लेखन से अलग होकर जीवन के यथार्थ मतलब सच्चाई, व्यक्ति की मानसिकता, मानसिक जटिलताओं और आधुनिक समाज की समस्याओं को नए रूप में प्रस्तुत करती है। नई कहानी का स्वरूप मुख्यतः यथार्थवादी है। इसमें आदर्शवाद के स्थान पर जीवन की वास्तविक सच्चाई को महत्व दिया गया। इसमें इसमें पात्र सामान्य जीवन से लिए गए हैं और इनकी समस्याएं भी वास्तविक होती है। इस कहानी में व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अकेलापन और मानसिक तनाव को विशेष रूप से चित्रित किया गया। नई कहानी के विकास में स्वतंत्रता के बाद के समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और पारिवारिक संरचना में बदलाव ने कहानी लेखन की नई दिशा दी। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जैसे कथाकारों ने नई कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन में भाषा सरल, सहज और बोलचाल की रही तथा शैली में प्रयोगशीलता देखने को मिली। कहानी का अंत भी पारंपरिक न होकर खुला और विचारोत्तेजक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोस्ट क्वेश्चन। नव जागरण के उदय की परिस्थितियों पर विस्तार से विचार कीजिए, है कि नहीं? तो जागरण क्या? नव जागरण का उदय 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और साहित्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां विद्यमान थी। नव जागरण के उदय की अगर प्रमुख परिस्थिति की बात करें तो ये ब्रिटिश शासन और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव इस समय था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को तर्क, विज्ञान और आधुनिक विचारधाराओं से परिचित कराया, जिससे नई चेतना का विकास हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण परिस्थिति सामाजिक कुरीतियां थी, अ, जिससे जैसे सती प्रथा, ये सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह सामाजिक कुरीतियां, जातिवाद सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, स्त्रियों की निम्न स्थिति, इन समस्याओं के विरोध में समाज सुधार आंदोलनों ने लोगों के में जागरूकता उत्पन्न की, है कि नहीं? इसके साथ में धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कर उसे तर्क और नैतिकता पर आधारित बनाने का प्रयास किया, जिससे समाज में सुधार की भावना बढ़ी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीयों में राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। लोगों में स्वाधीनता, आत्मसम्मान और एकता की भावना मजबूत हुई, जिसने नवजागरण को गति दी। इसके अतिरिक्त प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का प्रसार भी अ, नवजागरण का एक महत्वपूर्ण कारण था, जिससे विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार संभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में है भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की अगर बात करें तो 1850 से लेकर 1900 माना जाता है। हिंदी साहित्य के नवजागरण का यह प्रारंभिक चरण माना जाता है, यह काल, जिसमें अ, कविता ने भी एक नई दिशा प्राप्त की। इस युग की कविताएं सामाजिक जागरण, राष्ट्रभक्ति और सुधार भावना से ओतप्रोत थे।
इसमें कविता ने भी एक नई दिशा प्राप्त की। इस युग की कविताएं सामाजिक जागरण, राष्ट्रभक्ति और सुधार भावनाओं से ओतप्रोत थे हैं। लेकिन आगे देखा जाए तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति राष्ट्रीय चेतना है। तो इसमें जो है कि इस समय जितने भी कविताएं बन रहे थे वो राष्ट्र भावना को, राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए, ठीक है। तो भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के गुलामी कर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन कवियों ने देशभक्ति की भावना को जागृत किया और अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया। उनकी कविताओं में भारत दुर्दशा जैसी भारतेंदु, देखो सोच लो, उसी समय के बाद भारत दुर्दशा जैसी रचनाएं राष्ट्रीय पीड़ा को क्या करती है, दर्शाती है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामाजिक सुधार भावना है। इस काल में की भावना में सती प्रथा, बाल प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरोध की भावना भी दिखाई देती है। कवियों ने समाज को सुधार की दिशा में प्रेरित किया। तीसरी प्रवृत्ति जनजीवन से जुड़ाव है। इस युग की कविता दरबारी श्रृंगारिक परंपरा से हटकर आम जनता के जीवन, उनकी समस्या और भावना को व्यक्त करती है। इसके साथ ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग भी इसकी विशेषता है। सत्य संस्कृत निष्ठ कठिन भाषा के स्थान पर खड़ी बोली और बोलचाल की भाषा को अपनाया गया, जिससे कविता अधिक जनसुलभ बनी। इसके अतिरिक्त भक्ति और नैतिकता की भावना भी इस युग की कविता में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। उत्तर छायावादी कविता की शिल्पगत विशेषताएं उदाहरण सहित बताइए। उत्तरवादी कविता 1936 के बाद अ, 1936 के बाद के समय को, जो भी कविताएं बनी उत्तर छायावादी कविता, और ये पहले भी देखा था हम लोगों ने, इनके शिल्प में छायावादी काव्य परंपरा से एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल की कविता भावों के साथ साथ अभिव्यक्ति शैली में भी अधिक यथार्थवादी, सरल और प्रयोगशील हो गई। इसकी प्रमुख शिल्पगत विशेषता मुक्त छंद का प्रयोग है। कवियों ने परंपरागत छंदों की बंधनकारी संरचना को छोड़कर स्वतंत्र रूप से कविता लिखी, जैसे कि मुक्तिबोध और नागार्जुन की अधिकांश कविताएं ये मुक्त छंद में है, जिससे विचारों की अभिव्यक्ति अधिक स्वाभाविक हो गई, है ना। और दूसरी विशेषता सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। इस युग में कठिन संस्कृतनिष्ठ और अलंकारिक भाषा के स्थान पर जनसाधारण की भाषा अपनाई गई, जिससे कविता अधिक से अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनी। तीसरी विशेषता बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता है। कवि अपने विचारों को सीधे न कहकर चित्रात्मक बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए मुक्तिबोध की कविताओं में सामाजिक यथार्थ जटिल प्रतीकों के रूप में व्यक्त होता है। इसके साथ ही संक्षिप्तता और प्रभावशीलता भी इस काल की विशेषता है, जहाँ कम शब्दों में गहरे अर्थ व्यक्त किए गए हों। एक अल, एक अन, अल, एक अन्य शिल्पगत विशेषता यथार्थपरक शैली है, जिसमें जीवन की वास्तविक समस्याओं को बिना किसी अलंकरण के सीधे प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का क्या कीजिए, परिचय दीजिए। चलिए प्रगतिवाद क्या है समझिए। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त अधिक मात्रा में शोषण, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। इसके प्रमुख कवियों ने रचनाओं के माध्यम से श्रमिक, किसान और आम जनजीवन की समस्या को अभिव्यक्त किया। प्रगतिवाद के सबसे प्रमुख कवियों में नागार्जुन का नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी कविताओं में ग्रामीण जीवन, किसान की पीड़ा और सामाजिक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया। उनकी भाषा सरल और जनसुलभ है। केदारनाथ अग्रवाल भी इस धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति, श्रम और किसान जीवन की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के जीवन को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कविता के एक अन्य प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन की सादगी और यथार्थ का गहरा चित्रण मिलता है। वे आम जन की भाषा और भावनाओं को अपनी कविता का आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह
दिनकर भी प्रगतिवाद चेतना से प्रभावित होकर प्रभावित कवि माने जाते हैं। इनकी उनकी कविताओं में ओज, क्रांति और सामाजिक न्याय की भावना स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। इन कवियों ने मिलकर हिंदी कविता को समाज से जोड़ा और उसके केवल सौंदर्य की वस्तु ना बनाकर उसे क्या सौंदर्य की वस्तु ना बनाकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बनाया। 13 नंबर में स्टूडेंट्स प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रयोगवाद कब माना जाता है भाई? प्रयोगवाद हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति है जिसका विकास लगभग 1943 के बाद देखने को मिला और ये अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुआ। किसके? अज्ञेय के। ये आपके कवि है और तार सप्तक से माना जाता है। इस काव्यधारा में परंपरागत काव्य रूढ़ियों को तोड़कर नए भावबोध, नई भाषा, नए शिल्प के माध्यम से कविता को आधुनिक रूप दिया गया। प्रयोगवाद की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति व्यक्तिवाद और आत्म-अनुभूति है। इसमें कवि अपने निजी अनुभवों, मानसिक द्वंद और आंतरिक संसार को व्यक्त करता है। समाज के बजाय व्यक्ति की चेतना और उसकी स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नई अभिव्यक्ति शैली और प्रयोगशीलता है। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, छंद और विषय सभी स्तरों पर नए प्रयोग किए। मुक्त छंद, असामान्य बिंब और प्रतीकों का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता है। इस काव्यधारा में यथार्थ और आधुनिक जीवन का जटिलता का भी चित्रण मिलता है। इसमें जीवन की विसंगतियां, मानसिक तनाव और शहरी जीवन की उलझने को व्यक्त किया गया। प्रयोगवाद में बौद्धिकता और चिंतनशीलता भी महत्वपूर्ण है। इसमें भावनाओं के साथ साथ विचारों को भी विशेष स्थान दिया गया। भाषा की दृष्टि से इसमें सहज बोलचाल और नवीन शब्दावली का प्रयोग किया गया जिससे कविता अधिक प्रभावशाली और आधुनिक बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 में है समकालीन हिंदी कविता की भाषागत विशेषताएं बताइए। समकाल मतलब वर्तमान काल के टाइम की बात, पीरियड की बात किया जा रहा है और ये समकालीन कहाँ से माना जाएगा? 1970 के बाद। मतलब 1970 के बाद के समय से मतलब 2000 ईस्वी के बाद भी, मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो समकालीन में ही आ जाएंगे। तो 1970 के बाद की भाषागत विशेषताएं अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इस कविता में भाषा को अभिव्यक्ति का सहज, सजीव और प्रभावशाली माध्यम बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता बोलचाल की सरल भाषा। कवि कठिन और अलंकारिक भाषा के स्थान पर सामान्य जनजीवन में प्रयुक्त भाषा का उपयोग करते हैं जिससे कविता अधिक स्वाभाविक और जनसुलभ बनती है। दूसरी विशेषता मुक्त छंद का प्रयोग है। इसमें पारंपरिक छंदबद्धता को छोड़कर स्वतंत्रता शैली में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। इससे कविता में लचीलापन और प्रवाह आता है। समकालीन कविता में प्रतीकात्मक और बिंबात्मक भाषा का भी व्यापक प्रयोग मिलता है। कवि अपने विचारों को सीधे न कहकर प्रतीकों और चित्रात्मक बिंबों के माध्यम से व्यक्त करते हैं जिससे कविता गहराई से प्राप्त होती है। इसके साथ ही इसमें नए शब्दों और तकनीक शब्दावली का प्रयोग भी दिखाई देता है जो आधुनिक जीवन और विज्ञान तकनीक के प्रभाव को दर्शाता है। इस कविता की भाषा में संक्षिप्तता और सघनता भी महत्वपूर्ण है जहाँ कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखिए। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास हिंदी साहित्य का क्या है? स्वर्ण युग माना जाता है जिसका नेतृत्व मुंशी प्रेमचंद ने किया। 1900 देखो ये युग की बात करें तो 1900 यह काल का लगभग 1918 से 1936 माना जाता है। इस युग में हिंदी उपन्यास को जो दिखाया गया वो यथार्थवादी यानी सच्चाई, हिंदी उपन्यास का सच्चाई के अकॉर्डिंग दिखाया गया और सामाजिक और जनजीवन से जुड़ा हुआ इसमें क्या हुआ, स्वरूप प्राप्त हुआ। इस युग में हुआ क्या? इस युग में उपन्यासों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? यथार्थवाद है, मतलब सच्चाई। इस युग में जितने भी उपन्यास बनाए गए, कहानी बनाए गए, ठीक है, निबंध बनाए गए, नाटक बनाए गए प्रेमचंद के द्वारा, वो सच्चाई पर आधारित था।
प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों को की दशा, गरीबी, शोषण और सामाजिक विषमताओं को का क्या-क्या सजीव चित्रण किया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन आदि समाज की वास्तविक समस्याओं को क्या करता है, उजागर करते हैं। इस काल के उपन्यासों में सामाजिक चेतना और सुधार भावना भी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। जातिवाद, दहेज प्रथा और बाल विवाह और स्त्रियों की स्थिति जैसे मुद्दे को इन्होंने साहित्य का विषय बनाया। प्रम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में मानवीय मूल्यों पर भी विशेष बल दिया गया। प्रेम, करुणा, त्याग और सहानुभूति जैसे भावों को प्रभावशाली ढंग से इसमें प्रस्तुत किया गया। भाषा की दृष्टि से इस युग के उपन्यास सरल, सहज और बोलचाल की हिंदी में लिखे गए हैं, जिससे वे आम जनता तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आंसर देखा, बाकी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आप लोग पीडीएफ को परचेस करके पढ़ लीजिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुक्ल युगीन हिंदी निबंध का विस्तृत परिचय दीजिए। तो वीडियो को रोक कर, अगर आप नहीं चाहते हैं पीडीएफ परचेस करना नहीं चाहते हैं भैया, तो वीडियो को रोक रोक करना आंसर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय युगीन काव्य रूपों एवं गद्य विद्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रोक रोक कर आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए। ये तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग परचेस कर लीजिए, अच्छा रहेगा। द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। द्विवेदी युग 19, अच्छा ये आप लोग पढ़िए, हमें थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। द्विवेदी युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए, 18 नंबर। छायावाद की शिल्पगत विशेषताओं की उदाहरण से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रमुख प्रयोगवादी कवियों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नई कविता के शिल्पगत वैशिष्ट्य पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रोत्तर हिंदी से रंगमंच के विकास पर निबंध डालिए, निबंध लिखिए। सभी भैया मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सभी क्वेश्चंस को जरूर देखना। उसके बाद टिप्पणी भी लिए हैं आप लोगों के लिए, जयशंकर प्रसाद पर टिप्पणी, है ना। प्रगतिवाद की देन पर टिप्पणी, समस्या नाटक पर टिप्पणी, छायावादी काव्य की भाषा पर टिप्पणी, नुक्कड़ नाटक पर टिप्पणी, नई कहानी पर टिप्पणी, द्विवेदी युगीन गद्य पर टिप्पणी। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ना, यहाँ से ही बनेंगे। नई कविता की काव्य भाषा पर टिप्पणी, नागर जीवन की केंद्रित उपन्यास पर टिप्पणी, है ना। तो टिप्पणी सभी 10 मार्क्स के होंगे, दो दो टिप्पणी आपको वहां पर बनाने के लिए मिलेंगे, कम से कम दो, अगर टिप्पणी वाला सवाल बनाएंगे तो। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक। 11 नंबर में आपका राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य पर टिप्पणी,
12 नंबर में है आपका संस्मरण एवं रेखाचित्र पर टिप्पणी। ठीक है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को लिया है यहाँ पर, और आप लोगों का एग्जाम इससे बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इतनी देर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ट्रांसलेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।